बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। KGLC क्यूशू जापानीज़ लैंग्वेज सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ वली रज़ा सप्रा। आज हम बात करेंगे जापान में जो न्यू कमर जाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पे जाएं, चाहे वो वर्क वीज़े पे जाएं, चाहे वो बिज़नेस वीज़े पे जाएं, उनको जापान जाने से पहले किस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो सर्टिफिकेट कौन अप्लाई करेगा, कहाँ से अप्लाई हो सकता है और कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल KGLC क्यूशू जापानीज़ लैंग्वेज सेंटर पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जापान के मतलब जापान में हुई जॉब, स्कॉलरशिप्स और जापानीज़ लैंग्वेज के रिलेटेड तमाम मालूमात और वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। ERFS एंट्रेंट रिटर्नीज फॉलोअप सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो जापान ने मुतारफ़ करवाया है और कल जो जुम्मा गुजरा है, यानी कि फ्राइडे जो कल गुजर चुका है, तब से ये सिस्टम एक्टिव हो गया है। आप इस सिस्टम के ज़रिए ऑनलाइन एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जूमी उसको जापानीज़ में कहते हैं और इंग्लिश में उसको एक्सेप्टेंस लेटर का नाम दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन अफराद के लिए या किन वीज़ा होल्डर्स के लिए उस एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जापानीज़ नेशनल हैं, स्पाउस ऑफ जापानीज़ हैं, चाइल्ड ऑफ जापानीज़ हैं, या आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, या आपके पास ऑलरेडी पहले वीज़ा है, आप जस्ट पाकिस्तान विज़िट के लिए आए और वापस जाना चाह रहे हैं, या आपके पास डिपेंडेंट वीज़ा है, तो आपको उस सर्टिफिकेट की, उस एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप न्यू कमर हैं, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी निकली है वर्क वीज़े के लिए, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी निकली है स्टूडेंट वीज़े के लिए, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी निकली है बिजनेस मैनेजर वीज़े के लिए, तो आपको उस एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई कौन कर सकता है? इंडिविजुअल वो एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई नहीं कर सकता, या कंपनी कर सकती है, या स्कूल जिसने आपको एलिजिबिलिटी निकलवा के दिया है। और उसके लिए अप्लाई करने का तरीकाकार ये है, सबसे पहले आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी। उस आईडी को बनाने के बाद आपने उसमें अपना लॉगिन पासवर्ड लगाना है, और जो CEO सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होल्डर बंदा है, यानी कि जो पाकिस्तान में जिसको एलिजिबिलिटी आया है, इंडिया में आया है, नेपाल में आया है, बांग्लादेश में आया है, कहीं से भी जिसको जापान से एलिजिबिलिटी आया है, उस बंदे की जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट वो हम उसके ऊपर मेंशन करेंगे। उसमें उसका नाम होगा, पासपोर्ट नंबर होगा, एलिजिबिलिटी का जो नंबर है वो एंटर किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर की जाएगी, नेशनैलिटी एंटर की जाएगी। ये सारा डाटा एंटर करने के बाद जो उसको उसी ऑनलाइन सिस्टम के तहत उसको सबमिट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हेल्थ एंड वेलफेयर जो है उसको उसके ऊपर सारा प्रोसेस करेगी, उसको चेक करेगी। अगर वो समझती है कि इसका डाटा बिल्कुल ठीक है, जो उसने डाटा दिया है वो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, उसके मुताबिक है, तो वो एक जो सर्टिफिकेट जारी करेगी, और उसकी इतला जो है वो जो आपका स्पॉन्सर है या जो स्कूल है उसको कर दी जाएगी। वो जो बंदा है, जो आपका कंपनी है, स्कूल है, या जो स्पॉन्सर है जिसने आपको एलिजिबिलिटी निकलवा के दिया है, वो उसको डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको सेंड कर देगा। कुछ ही दिनों का प्रोसेस होता है, ये चंद एक दिनों में या मैक्सिमम एक हफ्ता या 2 हफ्ते लग सकते हैं इस पर। वो जब आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने उस सर्टिफिकेट को लेना है, साथ में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करना है, जो मुतलका डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है तो स्टूडेंट वीज़े के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपका वर्क वीज़ा है तो वर्क वीज़ा के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं, अगर आपका बिजनेस मैनेजर वीज़ा है तो बिजनेस मैनेजर वीज़ा के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, एम्बेसी कॉल करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करें, अपनी फ़ाइल तैयार करें, एम्बेसी को कॉल करके अपॉइंटमेंट लें, और अपनी जो एप्लीकेशन जो है आपकी वो अप्लाई कर दें जापान एम्बेसी के अंदर, जो भी आपको नज़दीक तरीन आपके पड़ती है, इस्लामाबाद है या कराची में जो कौंसलेट है, वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो एक प्रोसेस है जो पहले था वही होगा। आपको शायद इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए, अगर आपका इंटरव्यू नहीं होगा तो आपको वैसे बुलाया जाएगा, आके पासपोर्ट ले लें। उसमें या तो आपका वीज़ा लगा होगा या वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जितना आपने वेट किया है, अल्लाह ताला की ज़ात आप पे रहम करे और आपका वीज़ा लगा हो। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन के हवाले से और क्वारंटाइन पीरियड के हवाले से, कि वैक्सीनेशन कौन कौन से हमें लगवानी चाहिए। जापान में तो मॉडर्ना, ऑस्ट्राजेनिका और फाइजर, यही 3 लग रही थी। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, यही एडवाइस करूंगा कि आप यही 3 जो वैक्सीनेशन है इनमें से कोई एक लगवा लें। अगर आपने कोई और लगवाई है तो फिर भी कोई बात नहीं, बूस्टर डोज लाजमी लगवा के जाएँ, क्योंकि जापान ने 37 ममालिक को ओमिक्रॉन हॉटस्पॉट की लिस्ट में शामिल किया है,
उनमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश भी शामिल है। 37 ममालिक की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ममालिक उनमें शामिल हैं। उसके बाद जापान ने जी 4 कैटेगरीज में इनको जो है वो तकसीम किया है। अगर आप उन 37 ममालिक में हैं जिनको जापान ने ओमिक्रॉन हॉटस्पॉट की लिस्ट में शामिल किया है और आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई, तो आपको 3 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और तीसरे दिन आपका जो है वो कोरोना का टेस्ट होगा। अगर आपकी रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो आपको जाने दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी वो ये है कि अगर आप उन 37 ममालिक में हैं जिनको जापान ने ओमिक्रॉन हॉटस्पॉट करार दिया है और आपने बूस्टर डोज लगवाई है, तो आपको फिर पूछा जाएगा कि आपने भाईजान घर में क्वारंटाइन रहना है या आपकी जो मनपसंद जगह है उस होटल में, उस जगह पे आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और फिर तीसरे दिन जाके आपका जो है वो दोबारा से एक टेस्ट लिया जाएगा कोरोना का। अगर आपकी रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो ठीक, अगर आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आती तो मज़ीद 7 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी है वो ये है कि अगर आप उन 37 ममालिक में नहीं हैं, यानी कि आपकी कंट्री का नाम उन 37 ममालिक में नहीं है जिसको जापान ने ओमिक्रॉन हॉटस्पॉट करार दिया है, तो आपको और फिर आपने जो है वो बूस्टर डोज भी लगवाई है, बूस्टर डोज लगवाई है, तो आपको किसी किस्म का क्वारंटाइन की जरूरत नहीं। और जो चौथी जापान ने कैटेगरी बनाई है वो ये है कि अगर आप उन 37 ममालिक जिनको जापान ने ओमिक्रॉन हॉटस्पॉट करार नहीं दिया और आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई, तो फिर आपको 3 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, या फिर वो घर में रह सकते हैं या अपनी मनपसंद जगह पे, जो जगह आपको सूट करती है वहां पे जाएं, जाके 3 दिन क्वारंटाइन पूरा करें। और अगर तीसरे दिन आपकी कोरोना की रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो ठीक, नहीं तो आपको मजीद 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और वो लोग जो क्वारंटाइन से मुस्तस्ना हैं या जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाई है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जिस एयरलाइन के थ्रू जा रहे हैं वहाँ पे कॉल करें, उनसे भी तफसीलात ले सकते हैं। आप जापान जो इमिग्रेशन है उनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आप एयरपोर्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, वहाँ से पूछें कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। और अगर आप जापान जाने का इरादा रखते हैं, आपको एलिजिबिलिटी मिल गई है, आपकी एलिजिबिलिटी निकल आई है, तो आपको फ़ौरन से पहले वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास कंप्लीट होंगी और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं आपके वीज़ा के रिलेटेड वो आपने पूरे करने हैं। एम्बेसी आपने कॉल करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने लेना है, फाइल तैयार करनी है और सबमिट करवा देनी है। जापान के ERFS सिस्टम के हवाले से अगर आपको कोई मज़ीद जानना हो या क्वारंटाइन के हवाले से अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अली रज़ा सफराग को इजाज़त दें। हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।